नमस्कार, मैं हूं निखिल और रक्षा मामलों के हमारे वीकली राउंडअप में आपका स्वागत कर रहा हूं जिसका नाम है रखवाले। रखवाले की इस किस्त में एक बार फिर हमें एक ट्रैजिक हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में बात करनी पड़ रही है। शिव, हम इस बारे में बात करने ही वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम एक्नॉलेज करें एक घटना को जो कि आज ही के रोज़ हुई है। 5 मई के रोज़ सुबह सुबह खबर आई कि इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन चल रहा था और उसमें ये कोशिश की जा रही थी कि 20 अप्रैल के रोज़ जो इंडियन आर्मी का एक ट्रक उसको एम्बुश किया गया था जिसमें 5 जवानों की जान गई थी, उन्हीं सस्पेक्ट्स को एक ट्रेस किया जा रहा था। 3 तारीख से ऑपरेशन लगातार जारी था। बारिश के बीच में टेरेन की दिक्कतें थी। आज सुबह कांटेक्ट हुआ और फिर उसके बाद खबर आती है पहले 2 जवानों के शहीद होने की और उसके बाद फिर बताया जाता है कि 3 और जो कैजुअलिटीज़ थी वो भी सकम कर गई हैं। हम चाहते हैं, हम रखवाले परिवार सारे जवानों के परिवारों को संवेदना देता है, उनके यूनिट्स को, उनके फॉर्मेशंस को। शिव, आपके पास क्या जानकारी है इस घटना के बारे में? निखिल, जैसे आपने बताया कि अप्रैल अप्रैल 20 को जो घटना हुई थी पूंछ राजौरी एक्सिस पर, जिसमें एक ट्रक पर एक हमला हुआ था टेररिस्ट के साइड से और 5 लोग उसमें शहीद हो गए थे। उस वही ऑपरेशन अभी भी चल रहा था, क्योंकि वो जो आतंकवादी थे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड से हमारे साइड आकर ये हमला का अंजाम दिया था, वो अभी तक मिले नहीं थे। तो एक बहुत ही एक्सटेंसिव कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जंगली इलाके में चल रहा था बहुत दिनों से। और एग्जैक्टली प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अभी तक आर्मी के पास नहीं था कि ये लोग कहाँ पे थे। कुछ कुछ आतंकवादी लोग वापस उस तरफ चले गए थे, लेकिन कुछ कुछ सेल्स इस साइड रहे थे और इसलिए ये ऑपरेशन अभी भी चालू था। तो आज मई 3 से लेकर आज तक एक कांटेक्ट शुरू हो गया था निखिल, जिसमें कुछ टेररिस्ट दिखाई दिए थे पूंछ राजौरी एरिया में। काफ़ी पीछा हुआ उनका। एक जंगली इलाके में जो जिसका नाम है कांडी फॉरेस्टेड एरिया, राजौरी सेक्टर में, वहाँ पे एक काफ़ी भारी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। एक गुफा था वहाँ पे जिसमें ये 3-4 जो आतंकवादी थे वहाँ जाके छुप गए थे। और उसके बाद जब स्पेशल फोर्सेस के लोग बुलाए गए थे, क्योंकि जब जब ये आतंकवादी कॉर्नर हो गए थे, बिल्कुल अंदर थे, तो जो रेगुलर इन्फेंट्री और राष्ट्रीय राइफल्स के लोग थे उन्होंने स्पेशल फोर्सेस को भी बुलाया, क्योंकि ये एक काफ़ी माउंटेनस टेरेन है और थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। स्पेशल फोर्सेस के पास, जैसे आपको पता है निखिल, उनके पास वो एक स्पेशल टेरेन ट्रेनिंग है। तो ये लोग पैरा स्पेशल फोर्सेस के यूनिट से आए थे। और जो जानकारी हमारे पास अभी तक है और जो स्टेटमेंट सेना के स्टेटमेंट से भी सामने आया है निखिल, वो ये है कि शायद एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक ट्रैप, बूबी ट्रैप टाइप का एक एक्सप्लोसिव डिवाइस वहाँ पे रखा गया था और वो रिमोटली डेटोनेट और एक्टिवेट किया गया था। और उसमें उसी वक्त दो सैनिकों की डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो 4-5 लोग थे जो बहुत क्रिटिकली, बहुत गंभीर तरह घायल हुए थे, उसमें से 3 लोग दे सकम टू देयर इंजरीज हॉस्पिटल में, उधमपुर में। और अभी तक 2 लोग हैं जो जान के लिए लड़ रहे हैं निखिल हॉस्पिटल में। उसमें से एक सैनिक है और एक ऑफिसर है। शिव, हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम से जैसे वैली तो वैली है, उसमें अलग से रखवाले के व्यूअर्स को हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जम्मू साइड में जो आईबी के पास का इलाका है, कुछ आईबी है, कुछ वहाँ पे भी एलसी लगती ही है, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ नहीं गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्योंकि सक्सेशन में 2 इंसिडेंट्स बड़े होते हैं और ये तो ट्रैजिक है कि दोनों इंसिडेंट्स में हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। हमें जानना चाहते हैं कि क्या कोई अपटिक है या फिर ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि 2 इंसिडेंट्स पास पास में हो गए। इसे हमें कैसे देखना चाहिए, क्योंकि अभी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए भी हुए हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। निखिल, राजौरी सेक्टर जो है वो साउथ ऑफ पीर पंजाल कहा जाता है, क्योंकि जो पीर पंजाल पर्वत जो है वहाँ पर, उसके अगर आप साउथ देखोगे, पूंछ, राजौरी, जम्मू, ये सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली एक हिंसा का एक
एक अपटिक डेफिनेटली विजिबल है, क्योंकि अप्रैल 20 को का जो हमला हुआ था और आज का जो एनकाउंटर हुआ है निखिल, ये दो बड़े घटनाएं हैं जो वहाँ पे हुए हैं। लेकिन इन दोनों घटनाओं के अलावा भी दो तीन छोटे एनकाउंटर्स भी हुए हैं। एक दो घटना है जिसमें आईईडीज और कुछ वॉर लाइक स्टोर्स मिले हैं, कुछ कैशेज मिले हैं। एक दो एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें दोनों साइड पर देयर वाज नो कैजुअलिटीज। लेकिन ये दो, बिटवीन दीज टू इंसिडेंट्स 10 10 कैजुअलिटीज, 10 आर्मी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो इसलिए एक रिकग्निशन बन गया है यूनिफाइड कमांड के अंदर और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर कि साउथ ऑफ पीर पंजाल में डेफिनेटली पाकिस्तान का एक मकसद है कि इस इलाके में थोड़ा हिंसा बढ़ाया जाए, थोड़ा एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि अगर आप पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल अगर आप देखोगे, जिसका साउथ ऑफ पीर पंजाल एक छोटा सा हिस्सा है, अगर आप पूरा एलओसी को देखोगे निखिल, तो पिछले 2 साल में एलओसी पर जो हिंसा है वो काफी कम हो चुका है। लेकिन अब पिछले 2 महीने में जो साउथ ऑफ पीर पंजाल पूंछ राजौरी सेक्टर में जो हिंसा बढ़ गया है, वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक पैटर्न है। ये एक मतलब इट इज़ अ सोच समझकर ये हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साइड से निकल। क्योंकि अब एलसी पे तो जैसे अभी 2 साल से हम देख रहे हैं कि एक सीज फायर है और दोनों साइड्स में एक अग्रीमेंट है कि हम बड़े हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी घटनाएं उस स्पेसिफिक एरिया में कम हो रही हैं। तो एक ये मतलब कयास लगाए जा सकते हैं, ये ऑब्वियसली जो लोग इन द नो है वही लोग बेहतर जानते होंगे कि क्या एक कोई पैटर्न है जिसमें हम देख रहे हैं कि बाकी इलाकों में एक अपटिक है। जैसा शिव बता रहे थे कि 2 बड़ी घटनाएं अब हो गई हैं और आर्मी हेडक्वार्टर्स में ज़रूर इस बात का संज्ञान लिया जाएगा कि इतने बड़े नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ को आने वाले समय में हम किस तरह से अवॉइड करें, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके साथ में कैसे हिसाब बराबर हो, उनके साथ कैसे न्याय हो, उस तरफ भी देखा जाएगा। हमारी अगली स्टोरी शिव रखवाले की, ये भी नॉर्दर्न कमांड के इलाके से ही है। किश्तवाड़ में हमने देखा कि 4 मार्च को एक ALH Mark 3 फ्लाइट में था और ये एक ऑपरेशनल फ्लाइट थी। आर्मी का ये कहना है कि 11:15 बजे के आसपास पायलट ने ATC को ये बताया कि उन्हें एक कंट्रोल लैंडिंग की, प्रिकॉशनरी लैंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम टेक्निकल स्नैक। वो अप्रूव हुआ और उसके बाद में उन्होंने एक लैंडिंग अटेम्प्ट की, लेकिन वो लैंडिंग हार्ड लैंडिंग में तब्दील हो गई क्योंकि टेरेन एक बहुत स्मूथ लैंडिंग अलाउ कर नहीं रहा था। लेकिन कई लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया है कि जो क्रैश के पिक्चर्स हमारे पास में आए हैं, इसमें ये काफ़ी एक क्लासिकल क्रैश के डेफिनेशन में आता हादसा नज़र आता है। आपकी क्या जानकारी है? और उसके बाद हम उस बारे में भी बात करना चाहते हैं कि 2 महीने में हम देख रहे हैं 3री बार ALH का क्रैश हुआ है। निखिल, ये बिल्कुल एक हार्ड लैंडिंग ही था, क्योंकि इस घटना में जो एविएशन टेक्नीशियन था इस विमान में, वो उसका देहांत हो गया है सैडली। उसका नाम था टेक्नीशियन पाबल्ला अनिल, वो तेलंगाना के थे, 30 साल के थे। तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं उनके परिवार को। लेकिन जो 2 पायलट्स जो थे इस हेलीकॉप्टर में, वो गंभीर तरह घायल हुए निखिल, लेकिन वो दे हैव सर्वाइव्ड द क्रैश। ये एक अभी तक जो जानकारी है इस घटना के बारे में निखिल, वो ये है कि एक टेक्निकल फॉल्ट था जिसके वजह से एक अब्रप्ट लॉस ऑफ पावर था। इसका मतलब है कि अचानक ये हेलीकॉप्टर ज़मीन की तरफ गिर रहा था और इसलिए वो एक हार्ड लैंडिंग था। उन पायलट्स के पास और कोई भी विकल्प नहीं था कि कहाँ जाके लैंड करे या कुछ सेफ लैंड करे। और अगर आप ये डिटेल्स देखोगे इस घटना का निखिल, वो एक रिवर बैंक पे जाके लैंड किए हैं। इसका मतलब है कि उनके पास बिल्कुल ही समय नहीं था, बिल्कुल ही कोई भी इमरजेंसी का विकल्प नहीं था उस हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए। तो इसलिए वहाँ जाके उनको लैंड करना ही पड़ा। इसका ये बहुत साफ बताता है कि ये कितना गंभीर इमरजेंसी था। दूसरी बात निखिल, जैसे आपने बताया कि ये ALH ध्रुव का
तीसरा इमरजेंसी लैंडिंग या क्रैश या हार्ड लैंडिंग जो भी आप बताते हो इंसिडेंट एक्सीडेंट है इस साल का, इसमें भी एक सैनिक का देहांत हुआ है। तो ये एक बहुत गंभीर है। हमको भूलना नहीं चाहिए निखिल कि ये जो घटना हुआ है किश्तवाड़ में, कुछ ही हफ्ते पहले एक फ्लीट वाइड ग्राउंडिंग हुआ था। सारे जो एएलएच ध्रुव थे वो जमीन पर थे, कोई भी उड़ नहीं रहा था, क्योंकि एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सारे जो एएलएच ध्रुव हैं जो एचएएल बनाता है बैंगलोर में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। एक थॉट प्रोसेस था मिलिट्री में कि शायद ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कलेक्टिव या कुछ ट्रांसमिशन इश्यूज में कुछ टेक्निकल या डिज़ाइन फॉल्ट है, और इसलिए जब तक एक पूरा फ्लीट वाइड इंक्वायरी नहीं होता है और एक क्लीन चिट नहीं मिलता है तो वो नहीं उड़ेंगे। लेकिन एक आई थिंक 10 दिन बाद एक क्लियरेंस मिल गया था कि, और एचएएल ने भी एक कमिटमेंट दिया था कि हम सब कुछ देखेंगे, इट इज़ सेफ टू फ्लाई। लेकिन अब ये फिर से ये हुआ है, लॉस ऑफ पावर, टेक्निकल फॉल्ट। हम आई डोंट वांट टू जंप द गन, हम कोई कंक्लूजन्स पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एयर क्रैश इंक्वायरी तो एक बहुत लंबा, बहुत डिटेल्ड प्रोसेस होता है। लेकिन ये एक काफ़ी ट्रबलिंग इशू है कि फिर से ये एएलएच ध्रुव का ही इंसिडेंट हुआ है निखिल। हाँ, क्योंकि ये ना, हम जिस तरह से, और बहुत सारे एडमिरल अरुण प्रकाश और कई सारे कमेंटेटर्स ने इस बात को फ्लैग किया है कि जो आर्मी का स्टेटमेंट है वो जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि अगर ये एक प्रिकॉशनरी लैंडिंग थी, और प्रिकॉशनरी लैंडिंग का मतलब है कि पायलट ऑन देयर ओन विल उस मशीन को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना रैपिड चेन ऑफ इवेंट्स है कि वो खोज नहीं पाए ऐसी कोई जगह। बिल्कुल हम समझते हैं कि टेरेन ही वैसा है, आप या तो पेड़ पे जाएंगे या किसी की इमारत इसमें, लेकिन उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो कुछ और ये आपको बताता है कि जो लॉस ऑफ पावर था वो कैटास्ट्रॉफिक था। उसके बाद उनके पास करने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं था। तो आपको ये यही बताता है कि कम से कम ये एक हिंट तो है ही कि उस पर्टिकुलर मशीन में कम से कम कोई प्रॉब्लम थी। अगर हम फ्लीट वाइड ग्राउंडिंग की बात करें, नहीं भी करें, तो अभी 100 घंटे के लिए इनको क्लियरेंस मिला था, और आई गेस 100 घंटे हुए नहीं हैं इन मशीन्स के, और दोबारा हम एक क्रैश देख रहे हैं। शिव, हम ये जानना चाहते हैं कि जो ग्राउंडिंग हुई और उसके बाद जो ये 100 आवर्स का क्लियरेंस आया, जिसके बाद में दोबारा तीनों सर्विसेज ने, कोस्ट गार्ड ने अपने एएलएच इस्तेमाल करना चालू की, इस बीच में क्या हुआ है? एचएएल ने और जो सर्विसेज के टेक्नीशियंस हैं उनके बीच में किस तरह की बातचीत हुई है? क्या कोई एक समझौता हुआ कि हम ये चीज़ दिखवा लेते हैं? बिल्कुल निखिल, जब वो फ्लीट वाइड ग्राउंडिंग हुआ था, एक कमेटी फॉर्म हुआ था, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक कमेटी फॉर्म हुआ था। एचएएल के लोग थे उसमें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लोग थे जो एविएशन देखते हैं निखिल, और उन्होंने एक जॉइंट इंक्वायरी किया था। सारे जो एक्सीडेंट रिपोर्ट्स जो थे, सारे जो लॉग बुक्स जो थे, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, सब कुछ सामने रख के एक कॉल लिया था कि 2-3 चीज़ें जो हैं, जो फौज की तरफ से एक पर्सपेक्टिव है कि 2-3 जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं ध्रुव में, उनको उसको रिविजिट करना चाहिए, उसको शायद रीडिज़ाइन करना चाहिए, और कुछ सेफ्टी एलिमेंट्स जो हैं ध्रुव में उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये एक 3-4 डिमांड्स थे इस कमेटी के, जो एचएएल ने वो मान लिए थे कि ठीक है हम देख लेंगे। लेकिन एचएएल ने बेसिकली कुछ डिटेल्स, कुछ मैकेनिकल डेटा और कुछ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन डेटा उनके साइड से सामने करते हुए उन्होंने बताया कि इसका मतलब नहीं है कि ये फ्लीट वाइड ग्राउंडिंग जारी रखना चाहिए। आप बिल्कुल आप उड़ सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं ये हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे कि क्रैश वर्सेस सेफ फ्लाइट आवर्स, तो वो रेशियो बहुत बड़ा था। लेकिन एचएएल ने एक्चुअली शायद फॉर द फर्स्ट टाइम निखिल, उन्होंने मान लिया है कि उनको कुछ सिस्टम्स को रीविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने एक पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था, कुछ कॉमन सिस्टम्स हैं निखिल, एएलएच ध्रुव में, रुद्र में, एलसीएच प्रचंड में, जो अभी आ रहा है ऊपर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में, वो काफ़ी कॉमन सिस्टम्स हैं। तो इसलिए द मिलिट्री हैज़ पुट इट्स फुट डाउन, जो बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि देखो आपके सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं इसी सिस्टम के ऊपर बना हुआ है,
इसलिए दिस इज द राइट टाइम, देव ड्रॉन अ लाइन इन द सैंड, एक रेड लाइन ड्रॉ किया है फौज ने और बोला है कि अगर आप इसी वक्त इसको ठीक नहीं करते तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगा ये हेलीकॉप्टर्स खरीदने में। क्योंकि हमने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी तक के जो हम बहस, ऑब्वियसली सर्विसेज कभी आके पब्लिक के लिए कुछ कहती नहीं है, आपको इधर उधर से पता चलता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। सेम चीज़ एचएएल के साथ है, वो भी एक पीएसयू है, डीपीएसयू, वो भी कभी आके बात नहीं करते हैं। लेकिन जिस भाषा में बहस चल रही थी उससे हिंट्स यही मिल रहे थे कि क्योंकि एचएएल अभी तक ये मेंटेन कर रहा था कि मशीन्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बात ट्रांसलेट तो इसी चीज़ में होती है कि जो टेक्नीशियन जो मेंटेन कर रहे हैं और जो पायलट्स उसको उड़ा रहे हैं, इन दोनों में से किसी से कोई चूक हुई है, इसीलिए वो मशीन्स क्रैश कर रही हैं। और सर्विसेज का ये कहना था कि अगर हो सकता है कि आर्मी के या आर्मी के अंदर किसी एक फॉर्मेशन में, एक यूनिट में, एक कोर में कोई प्रॉब्लम हो, वो एक पूरी सर्विस वाइड प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, और वही प्रॉब्लम नेवी को आ रही है, वही प्रॉब्लम एयरफोर्स को आ रही है, वही प्रॉब्लम कोस्ट गार्ड को आ रही है। तो एक लॉक जैम था। और इस तरह का भी चल रहा था कि एचएएल बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि शायद एएलएच इकलौती मशीन है जो वर्ल्ड क्लास के पास में है। आई गेस अंगद ने इस चीज को फ्लैग किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और मुझे उनका पॉइंट काफी वैलिड भी लगा कि इतने नंबर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं और एक्सीडेंट फ्लाइंग दी है और बहुत अच्छा इस्तेमाल हमारी सर्विसेज कर भी रही है। तो क्या एक वैसी कोई प्रॉब्लम आ गई है कि एक प्रोडक्ट जो बिल्कुल सक्सेसफुल होने ही वाला 99 पे है, उसमें कोई प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने में एचएएल को प्रॉब्लम आ रही है? निखिल, देखो, एचएएल को एक 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 हिस्टोरिकली एचएएल का माइंडसेट हमको समझना पड़ेगा। एचएएल के पास कोई कंपटीशन नहीं है। जब वो हेलीकॉप्टर या कुछ विमान सप्लाई करते हैं, वो एक मोनोपोली एंजॉय करते हैं इंडिया में। उनका सारा जो माल जो बनता है वो फौज के पास और कोई विकल्प नहीं है, उसी को खरीदना है। और वो भी इसलिए क्योंकि वो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, और इसलिए सारा जो इक्विपमेंट है वो सप्लाई करते हैं। उनका कोई परेशानी, टेंशन नहीं है कि माल नहीं बिकेगा, क्योंकि वो बिकने ही वाला है इंडियन कस्टमर्स को। लेकिन ऑल्सो एक कल्चर और एक माइंडसेट है निखिल, और वो ये है कि जब सर्टिफिकेशन प्रोसेस, जब ट्रायल्स, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, जब हेलीकॉप्टर इतने संख्या में ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है, इतने संख्या में ऑपरेट हो रहे हैं अक्रॉस द सर्विसेज, तो अब आप क्यों बोल रहे हो कि इस चीज़ में प्रॉब्लम है, उस चीज़ में प्रॉब्लम है? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि कलेक्टिव या बूम या रॉड में कुछ इशू है? लेकिन फौज का कहना है निखिल कि हमने लगातार इस इशू को फ्लैग अप किया है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस से, ट्रायल्स प्रोसेस से, डिजाइन फेज से लेकर अभी तक। फौज का कहना है कि हमने कुछ ना कुछ फ्लैग अप तो किया ही है इस एरिया में, और आप लोगों ने माना नहीं है, और अब इट इज बिकम एन इशू। तो फौज का बहुत एक रिजिड स्टांस है निखिल, और वो ये है कि इवन वन एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट टू मेनी, उनका कहना है। और वो बिल्कुल सही माइंडसेट है, क्योंकि अगर आप इस साल देख रहे हो 3 ALH ध्रुव का क्रैशेस 2 महीने में, इस साल 2 महीने में 3 ALH ध्रुव का क्रैश हुआ है। एक फ्लीट वाइड ग्राउंडिंग भी हुआ है। कमिटी बैठ गई है इस इशू को लेकर। तो इसलिए एचएएल मानता है कि ALH ध्रुव उसका एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, बहुत बिका है ये हेलीकॉप्टर, इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं। तो इसलिए काफ़ी रेजिस्टेंस है उनकी तरफ से, एक कल्चरल रेजिस्टेंस है कि हम सही हैं और हमारे कस्टमर्स शायद गलत है इस पे। लेकिन क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे, आप नंबर्स या डेटा देखेंगे, तो आप जो बोल रहे हो वो गलत है। तो इट हैज बिकम अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन। लेकिन सिर्फ जो ये नंबर दिया जा रहा है कि नंबर ऑफ सॉर्टीज वर्सेस नंबर ऑफ क्रैशेस, अब उस लॉजिक को, उस अरिथमेटिक को चैलेंज किया जाएगा जैसे जैसे क्रैशेस के नंबर बढ़ रहे हैं, और सक्सेसिवली, स्पेशली जो रुद्र और ALH दोनों के क्रैशेस हम देख रहे हैं लगातार हो रहे हैं, और आर्मी के तो ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि उनके पास नंबर बहुत बड़ा है इन हेलीकॉप्टर्स का। शिव, एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं, जब ये बहस चल रही थी तब ये सवाल हमारे भी दिमाग में आया कि क्या ये पॉसिबल है कि एचएएल जो बोल रहा है अपने डिफेंस में, हो सकता है कि वो अपनी जगह पे सही हो और आर्मी भी सही हो। क्या कोई ऐसे इश्यूज होते हैं किसी मशीन्स में, एविएशन में आपको ज़्यादा आइडिया होगा, कि एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स फ्लाई करने के बाद ही वो आपको दिखेगा
सर्टिफिकेशन में जितनी फ्लाइंग होती है कभी कभी वहां नहीं भी दिखता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए निखिल, ये जो सिस्टम जो प्रॉब्लम दे रहा है एएलएच ध्रुव में, मतलब फौज के पर्सपेक्टिव से, जो कलेक्टिव रॉड्स जो हैं, वो वेयर एंड टेयर वाला इशू बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सर्टिफिकेशन के टाइम में फेल नहीं हो सकता है। वो जब आप ज़्यादा उड़ते हैं, ज़्यादा टर्न करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हेलीकॉप्टर का वेयर एंड टेयर का इशू तो है ही, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ यू फ्लाई द हेलीकॉप्टर। कुछ पायलट्स ज़्यादा कंट्रोल इनपुट लगाते हैं, कुछ पायलट्स कम इनपुट लगाते हैं, तो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम इज अंडर द क्वेश्चन निखिल। जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इस सिस्टम में, फौज का कहना है कि इसको रीडिज़ाइन करना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सिस्टम बैड क्वालिटी है या मटेरियल्स में कुछ कमी है, लेकिन जो डिज़ाइन ही है, डिज़ाइन ही गलत है, वो है। इसका मतलब है कि आपको फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है, उसको सिमुलेशन में डालना पड़ेगा, कंप्यूटर सिमुलेशन। इसका मतलब है कि यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसलिए एचएएल की तरफ से इतना रेजिस्टेंस है, क्योंकि फौज का कहना है कि देखो, हमारे पास हम मिलिट्री पायलट्स हैं, हम मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, हमारे पास कोई मार्जिन ऑफ एरर और सेफ्टी होना ही चाहिए जब हम हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। और जैसे ये किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में जब एएलएच ध्रुव उड़ते हैं निखिल, वो बहुत लो ऑल्टीट्यूड उड़ते हैं, क्योंकि देयर इज अ सेफ्टी रिक्वायरमेंट टू स्टे लो। तो इसमें उनके लिए जो इमरजेंसी सिचुएशंस में उनके पास और कोई नहीं एग्जिट रूट है, तो इसलिए दे वांट अ हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर दीज हेलीकॉप्टर्स। वो अभी तक नहीं है। और भाई, और जो इनपुट को लेके शिव आप जो कह रहे थे, आई गेस फौज ये जरूर कहेगी कि ये मिलिट्री पायलट्स हैं, ये सोल्जर्स हैं, तो ये प्यार से तो नहीं ही उड़ाने वाले मशीन को। सिविल एविएशन एक अलग ग्रामर में फ्लाइंग होती है और मिलिट्री जो फ्लाइंग करती है वो एक अलग ग्रामर में होती है। और कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब मशीन्स के लिमिट तक के उनको उड़ाने की जरूरत पड़ जाती है, जो कि सिविल एविएशन में होता है, कम होता है, ज्यादा इधर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। शिव, इसके अलावा एक जो चीज आपने एक माइंडसेट की बात की है एचएएल में, क्या इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि जब तक के क्रैशेस हो रहे थे, हाथ पैर टूट रहे हैं लोगों के, तब तक ठीक है, लेकिन लगातार इन 1.5-2 सालों में जितने क्रैशेस हमने रखवाले में ही डिस्कस कर लिए हैं, रेगुलरली लोगों की डेथ हो रही है। 4 मई को भी ऐसा ही हुआ। तो ये उन परिवारों के बारे में भी है जिनके घर से उनके बेटे, उनकी बेटियां, जो टेक्नीशियंस हैं, जो पायलट्स हैं, वो चले जा रहे हैं, और वो एक ऐसा लॉस है कि आप उसको कभी भर नहीं सकते हो। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस एक क्रैश के बाद में जो एक कमिटी बैठ गई, आपने कुछ इश्यूज फ्लैग कर दिए, उनको आप एड्रेस भी करने वाले थे, क्या इस क्रैश के बाद और सर्विसेज की तरफ से वो नाराजगी या वो पुशबैक बढ़ेगा एचएएल के लिए कि आप इसको रिजॉल्व कीजिए? निखिल, मेरा जो समझ है इस इशू का, जो अभी का जो हुआ है, वो ये है कि फौज का एक अल्टीमेटम सामने आया है निखिल। उनका कहना है कि देखो, इसके बाद अगर एचएएल ने हमारे जो डिमांड्स हैं उसको पूरा नहीं किया, हम जो बोल रहे हैं, लगातार सालों से बोल रहे हैं, अगर आप एचएएल ने इसको नज़दीक से देख के ठीक नहीं किया, तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा इसके बाद। ये जो रिलेशनशिप है फौज और एचएएल में, उसका काफ़ी ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि फौज के पर्सपेक्टिव से निखिल, एचएएल के पास कोई इंसेंटिव नहीं है इम्प्रूव करने के लिए। उनका पर्सपेक्टिव ये है कि देखो, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम आपके कस्टमर्स हैं, हम एचएएल का ही हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं, और क्योंकि और कोई नहीं इतना जल्दी सप्लाई कर सकता है, और ये स्टेट ओन्ड कंपनी है। इसका मतलब है कि रक्षा मंत्रालय से भी दबाव लगातार चलता है कि यहीं से लेना चाहिए, बाहर से नहीं लेंगे। तो इसलिए फौज का एक ऑलरेडी एक डिसग्रंटलमेंट है, डिसकंटेंट है, और एक गुस्सा भी है कि एचएएल एक एरोगेंस बन गया एचएएल में कि ये और कहाँ से लोगे माल, हमसे ही लोगे तुम। तो इसलिए एक एरोगेंस है, एक पुशबैक है, एक रेजिस्टेंस है, और फौज के पर्सपेक्टिव में एचएएल का कोई इंसेंटिव नहीं है। जब आपके पास कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, जब
आपके जो ऑर्डर बुक को कोई खतरा नहीं है बाहर से, तब तब आपके पास कोई मतलब कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने उसको आप ठीक करें, क्योंकि आप संख्या दे सकते हो, आप डेटा दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि फ्लाइट आवर्स वर्सेस एक्सीडेंट, ये सब तुलना करके आप कन्विंस कर सकते हो पब्लिक को। लेकिन फौज आपका कस्टमर है, और जब फौज के मन में कुछ गुस्सा है या दुख है, और ये ऐसा नहीं है कि ये अनरीजनेबल है, ये बिल्कुल बहुत सालों से चल रहा है, एक ट्रस्ट डेफिसिट भी बन चुका है HAL और फौज के बीच में। और ना सिर्फ हेलीकॉप्टर्स को लेकर निखिल, MiG-21 लाइसेंस प्रोड्यूस्ड MiG-21, लाइसेंस प्रोड्यूस्ड जो सुखोई 30 MKI, उसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज भी सामने आए हैं, जिसके वजह से काफ़ी फाइटिंग हैज़ हैपेंड बिटवीन फौज और HAL। तो इसलिए फौज अभी बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर्स हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप इजेक्ट नहीं कर सकते हो। फाइटर एयरक्राफ्ट में एटलीस्ट यू कैन इजेक्ट फ्रॉम अ फाइटर एयरक्राफ्ट, पायलट बच सकता है। हेलीकॉप्टर्स में कोई भी एस्केप रूट नहीं है, इसलिए जो चीज़ें हैं जो फौज हाईलाइट कर रहा है सेफ्टी के एरिया में हेलीकॉप्टर्स में, वो बिल्कुल ठीक ही करना चाहिए। और अभी तो हम सिर्फ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो मतलब ये मिशंस तो आने वाले समय में और कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स एक्सपेक्टेड है HAL से। तो पहले तो हम यही चाहेंगे, सर्विसेज यही चाहेंगे कि आप यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स तो आप अच्छे से बना के दो, उसके बाद आप अटैक हेलीकॉप्टर्स दूसरे रोल्स में आप और मशीन्स बनाएंगे, क्योंकि मिशंस आगे जाके कॉम्प्लिकेट होंगे। अभी आपने, बुरा लगेगा सुन के HAL को, लेकिन अभी एक आपने एसेंशियली एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर बनाया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन ALH नहीं है एज ऑफ नाउ। अभी वो एक बहुत सिंपल मशीन है, बिल्कुल अच्छे से काम करती है, इसलिए सर्विसेज को पसंद भी है। लेकिन इसमें और तरह के प्रोफाइल्स हम उड़ाना चाहते हैं भविष्य में, इसलिए ज़रूरी है कि जो मशीन्स हमारे पास में अभी हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। शिव, एक आखिरी चीज़ इसी एक विषय पे, क्योंकि चीज़ों का फिर दोहराव भी हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि HAL का माइंडसेट आपने बताया, आर्मी और बाकी जो सर्विसेज की तरफ से जो चिंताएं हैं और सुरक्षाएं हैं वो आपने बताई। हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो सर्विस और एक कंपनी जो कि MOD के अंदर है, उन दोनों के बीच की बात है। एक जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो एक पुश है आत्मनिर्भरता को लेकर के, जो कि अच्छी चीज़ है, रखवाले भी मानता है कि इंडिजिनस प्रोडक्शन होना ही चाहिए, और क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन क्या उस माहौल की वजह से एक डिस्कम्फर्ट है कि शायद HAL को भी लगता होगा कि जाएंगे कहाँ, क्योंकि बाहर से मशीन्स हम लेना नहीं चाहते, हमारी नेगेटिव लिस्ट लंबी होती जा रही हैं। सर्विसेज पे प्रेशर है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स इंडिया के अंदर दो, चाहे DPSU को दो, चाहे प्राइवेट पार्टी को दो, लेकिन दो अंदर ही। निखिल, जो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट सामने आया है रक्षा मंत्रालय से, उसमें यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है उस लिस्ट में। जब आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हैं, जब आप इंडियन डिफेंस स्टार्टअप्स को बढ़ावा करते हैं, ये सारा जो एक माहौल बन गया है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि ये जो मेड इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस का जो एक माहौल बन गया है इंडिया में, ये तो HAL को बेनिफिट बिल्कुल करता है। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि इसके पहले भी माहौल HAL के लिए तो वैसे ही था। इंपोर्ट तो होते रहते थे, लेकिन HAL का ही फायदा था। HAL एक तरफ से HAL कुछ चीज़ें बना के सप्लाई करता था खुद, अपने डिज़ाइन करके, या फिर वो कुछ लाइसेंस लेके वो किट्स असेंबल करते थे, सुखोई असेंबल करते थे। जैगुआर, MiG-21, Su-30, ऐसे जो एयरक्राफ्ट, HS-748 एवरो, ये सारे एयरक्राफ्ट वो लाइसेंस बिल्ड करके सप्लाई करते थे। तो जो भी चीज़ था जो वायुसेना में जाता था, HAL के लिए एक फाइनेंशियल फ़ायदा तो था ही। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिकली एक मेड इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का जो माहौल है, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक पॉलिटिकल पुश है, एक पॉलिटिकल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का कि हम सेल्फ रिलायंस करेंगे। अभी तक आई थिंक 3-4 नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट ऑलरेडी आ गए हैं। तो इसकी तरफ से HAL को काफ़ी स्ट्रेंथ मिल गया है, शक्ति मिल गया है कि देखो, इससे हमको और भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अब हम बाहर से नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब एक पॉलिसी बन गया है कि कुछ चीज़ें यहीं से लेंगे। लेकिन HAL ये भी देखता है निखिल कि सरकार की तरफ से एक काफ़ी क्लियर विजन है
अबाउट इम्पोर्ट्स, क्योंकि फौज स्पेशली वायुसेना, उनका कहना है कि देखो ये आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, ये सब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करेंगे और यहीं से इक्विपमेंट या विमान कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर कुछ चीज़ जो यहाँ पे बनता है, अगर वो हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या मिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता है, तो रक्षा मंत्रालय कोई बाधा नहीं डाल सकता है जब हम कुछ चीज़ बाहर से लेने के लिए प्रपोजल करते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बन चुका है निखिल, और इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो बन चुका है कि प्राइवेट सेक्टर, जो एचएएल नहीं है, एचएएल तो सरकारी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर को चांस भी मिले कुछ एविएशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में। इसलिए जो C295 का टाटा एयरबस का, वो एचएएल के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है निखिल, क्योंकि वो एक पहला कॉन्ट्रैक्ट है, पहला डील है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर का, मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर का देश में, जिसमें एचएएल बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो इसलिए एचएएल का एक मिक्स्ड फीलिंग्स है। उनको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक फोकस्ड अप्रोच से एचएएल को बाहर रखा गया है। तो इसलिए उनका भी एक कल्चर बन गया है कि वी हैव टू फाइट नाउ फॉर एवरीथिंग। हाँ, क्योंकि अगर C295 डिलीवर करता है तो वो ट्रांसलेट इसी चीज़ में होगा कि हमें आइंदा ऑर्डर्स उसी डायरेक्शन में देने हैं, क्योंकि सर्विसेज तो पहले से ही नाखुश हैं। सम अप करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि इंडिजिनस प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हो और प्राइवेट पार्टीज भी करें, DPSUs भी करें। उन्होंने बहुत शानदार काम किया है इतने सालों में, आने वाले सालों में भी उसको कंटिन्यू करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी फोर्सेस को कॉम्बैट रेडी रहने के लिए जो मशीन्स चाहिए उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलना चाहिए। चाहे आप यहाँ बना लीजिए, चाहे आप इंपोर्ट कर लीजिए, सबसे बहुमूल्य है मानव जीवन। हम अपनी फोर्सेस इसीलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि हम भारत में मानव जीवन ही बचाना चाहते हैं, और अगर वो नहीं बच पा रहा है तो फिर एक गंभीर विचार की ज़रूरत है। सर्विसेज अपने लेवल पे करें, एचएएल अपने लेवल पे करें, और हम अपील करते हैं कि इसको बैठ करके वंस एंड फॉर ऑल इसको सुलझा लिया जाए कि हमें एयरलाइंस के साथ में करना क्या है। हमारे पास एक बड़ी फ्लीट है, हम इसको उड़ाते रहेंगे, हमें फिगर आउट करना है कि हम इसे उड़ाते हुए सेफ कैसे रहें, अपने मिशन प्रोफाइल्स को पूरा कैसे करें। इसी के साथ रखवाले की इस किस्त को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे दर्शकों का इस किस्त को देखने के लिए, और शुक्रिया शिव आपके वक्त के लिए।